ओके, अब हम बात करते हैं द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। जो नहीं शो करता उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमोर्फस कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कौन जो है एमोर्फस सॉलिड है? ग्लास। ग्लास। ग्लास, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास। ओके, ठीक है। अब आपको बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? शुगर। शुगर। शुगर, आपको मैंने बताया भी था कि जो कौन क्रिस्टलाइन है। आप लोग जो है कमेंट भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा सभी के सभी। ओके, फिर जो है मैं जिनसे पूछूं, मैं यहाँ पे ना दो बातें लिख देता हूँ एमोर्फस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एमोर्फस के लिए लिख देता हूँ एंड क्या क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को मैंने बताया था यस। NaCl, KCl, ठीक है, और क्या बताया था? सिलिका, सिलिका को ही क्वार्ट्ज कहते हैं, कहीं दोनों जगह मिलेगा। ओके, उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था सुगर, डायमंड, ठीक है। तो ये सभी के सभी आई, ये क्या है? अमोर्फस सॉलिड होते हैं। ये जितने भी हैं क्या है? सभी के सभी जो है अमोर्फस सॉलिड है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सारे के सारे क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमोर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा? सर ग्लास, रबर, प्लास्टिक, रबर, जेल। वेरी गुड। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, गुड इवनिंग, जेल, पॉलीमर। ये सभी के सभी आपको दिखें तो आप समझ जाना कि कौन क्रिस्टलाइन है और कौन जो है अमोर्फस है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन जो है, आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, वेरी गुड तमन्ना। ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर जो है बी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है यानी कि क्या है? वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड आर, कौन सा प्रॉपर्टीज जो होता है वो सॉलिड का जो होता है? तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डेफिनेट शेप होता है, साइज भी शेप होता है एंड रिजिडिटी भी होती है। तो यानी कि तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ, इसका आंसर बताइए। जगदीश ए, ओके, रिया ए, दीक्षा ए, ओ वेरी गुड। सभी का आंसर जो है यानी कि क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको बताना है कि एसएसएम में पूछ रहा है डायमंड इज अ प्रीसियस स्टोन, कहता है डायमंड प्रीसियस स्टोन है। प्रीसियस का मतलब क्या हो जाता है? जो काफी कीमती है, ठीक है। दूसरा, कार्बन एटम आर टेट्राहेड्रल अरेंज इन डायमंड, बिल्कुल सही है। कार्बन जो होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल को क्या होता है? लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। इस बार ए ऑप्शन नहीं होगा। एक्चुअली ये बात तो सही है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के कारण ये प्रीसियस नहीं सर है। बी ऑप्शन। बी हाँ, ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा। ये बात दोनों सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जिस कारण का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डी। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल, यही 2002 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो क्रिस्टल है वो जो है आयनिक क्रिस्टल नहीं है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। दे पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा था इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ये ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाता है। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जो आयन में डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ऐसे क्रिस्टल जो देखने में बिल्कुल सेम हो, जैसे आप लोगों ने NaNO3 एंड CaCO3,
ये बिल्कुल एग्जिबिट प्रॉपर्टी यानी कि जो है बिल्कुल क्या करता है, शो करता है। एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, नहीं वो ऐसा नहीं कि बॉन्ड के डायरेक्शन के अनुसार से जो प्रॉपर्टी शो करता, नहीं ऐसा होता तब तो फिर यानी क्रिस्टल का कोई वैल्यू नहीं रहता। यानी कि वो क्या करता है, बॉन्ड बन गया, प्रॉपर्टीज जो होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, आइसोमॉर्फिज्म याद रखिएगा, ऐसे क्रिस्टल जिनका क्या होता है स्ट्रक्चर जो है सेम होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कह देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट, कौन जो सा जो है प्रॉपर्टी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं शो करता है। ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर जो आज बड़े फॉर्म में है, लगता है सारे रिवाइज करके आए, कल मुझे जो नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। ओके, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है आइसोट्रोपिक। कहोगे सर लेके आओ, हम तो पढ़ के आने वाले हैं, कहाँ से लेके आओ, नीट का ही ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भी पढ़ के आना, हम भी जो है एकदम अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे, तब मुकाबला जो है टक्कर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में, जबकि ये क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका जो है क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन की नहीं होती, ये किसकी होती है, एमॉर्फस की हो जाती है। ठीक है, डायमंड इज हार्ड बिकॉज, डायमंड जो होता है वो हार्ड क्यों होता है, ए यानी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल द 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड टू ईच कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो यानी कि जो क्या होता है सभी सभी जो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। आपको बताना है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपको मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा, तो यानी कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, वंडरवाल फोर्स जो होता है, सबसे जो है क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। यस सर। हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, क्या होता है यूनिट सेल, तो आपको थोड़ा थोड़ा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। यस सर। हम बिल्कुल बेसिक से ही चलते ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए। क्रिस्टल लैटिस ने कहा था रेगुलर अरेंजमेंट Of constituent particles in the Constituent particle in the 3D space. हाँ, constituent particles in 3D स्पेस। अब कई बच्चे मन पूछ रहे होंगे कि सर ये 3D स्पेस क्या होता है, बताते हैं। आप लोगों को पता है, जिनको पता है एक बार हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, बहुत को पता है। तो चलिए पायल आप बताइए इस बार। सर 3D अरेंजमेंट जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, हाइट भी हो। सॉरी, फिर से क्या बोले, लेंथ भी हो, हाइट भी हो। ओके ठीक है, वेरी गुड। यानी कि जिसके अंदर क्या हो, लेंथ भी, हाइट भी हो और ब्रेथ भी हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, 3D कह देते हैं। आजकल 7D भी आ गया है, तो आप जब पिक्चर देखने जाते हो तो 4D तो सभी ने देखा होगा, 7D भी जो है आजकल होता है, उसमें अलग फील होती है। यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप ही के चारों तरफ जो है आप ही को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं, एग्जाम्पल देके बताया, ऐसा नहीं कि सच में मारने आते हैं, क्योंकि वो तो पिक्चर है, तो वहां पे आप इस प्रकार से ऐसा लगेगा कि हम ही उसी के अंदर है और हमें जो है भागना होगा। पहले लोग जो है खेलने के लिए जो जाते थे, ग्राउंड जाते थे, आजकल क्या कर दिया है कि एक जो है रूम बना दिया जाता है, उसके अंदर आंखों पे मोबाइल वाला सीन लगा दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, कहते हैं कि खेलो। तो ऐसा दौड़ दौड़ के भागते हैं, इधर उधर बचते हैं, दौड़ते रहते हैं, पता लगा दीवार में जाके धक्का लग गया तो वो भी दिक्कत। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट से। जस्ट जमाना चेंज हो गया। पहले मम्मी कहती थी घर से जो है बाहर बच्चे खेलते थे तो उनको घर बुलाती थी। आजकल की मम्मी जस्ट अपोजिट हो गया है, घर से बच्चे को बाहर निकाल के फेंक रही है, जाओ बाहर खेल के आओ। ठीक है, हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है, डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, Smallest unit of crystal lattice. स्मॉलेस्ट part of the small. हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, Repeating unit. हाँ वो भी पॉइंट कर सकते हैं कि जब ये क्रिस्टल लेटिस जो बना होता है ना, वो रिपीटेटिंग से बना होता है, यानी कि बहुत सारे यूनिट सेल के रिपीटेटिंग से बना होता है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट
यूनिट कह दो या कंस्टिट्यूएंट कह दो, जो भी आपको कहना है, ऑफ लेटिस इज नोन एज क्रिस्टल लेटिस। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्रिस्टल लेटिस कह देते हैं। ओके, ठीक है। यानी कि जो भी फंडामेंटल यूनिट होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? Cell. सेल। तो सेल जो हो गया वो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। जो भी वर्क करता है हमारा सेल करता है। अगर जो सेल से जो मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? टिश्यू। उसी तरीके से जो यूनिट सेल से आफ्टर रिपीटिशन से क्या होता है? रिपीटिशन, हाँ बोलिए। सर जो यूनिट सेल होता है वो भी 3 डायमेंशनल में होता है। हाँ, जितने भी हैं एक्चुअल में सभी के सभी पार्टिकल क्या होते हैं? वो 3D होते हैं। यस सर। ठीक है, वो अलग बात है। हम जनरली हम लोग यूज करते, जितने भी आपके पास दिख रहे होंगे मोबाइल, ये सारी चीजें जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और जो है क्या हो, हाइट हो, तीनों के तीनों जो चीज प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाता है? 3D हो जाते हैं। 3D ऑब्जेक्ट हो जाता है। रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये क्या होता है कि इनसे जो क्या बना होता है? क्रिस्टल लैटिस जो है बना होता है। हमने आपको बताया था यूनिट सेल को हमने क्लासिफाई किया था। Yes, sir. कितने पार्ट में किया था? 7 Two. 2 पार्ट में। Yes, sir. Yes क्या sir. क्या नाम था? Primitive and simple and non-primitive. या फिर primitive unit cell और center unit cell. वेरी गुड। सिंपल यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, Primitive and non-primitive. हाँ, इसको एक और नाम से जानते हैं, Primitive unit cell. प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसको नॉन प्रिमिटिव, या इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। इसको नॉन प्रिमिटिव भी कहीं लिखा रहे तो घबराना नहीं। ठीक है, ओके। इसको हमने किस किस नाम से पढ़ा था? फेस सेंटर्ड, Body centered. Body centered face. बॉडी सेंटर्ड Body centered. फेस सेंटर्ड, Face centered. Central यूनिट सेल। and centered. और इसको हमने क्या नाम पढ़ा था? बॉडी सेंटर्ड। Yes. ओहो, सर बॉडी हो Face गया। Face centered. फेस सेंटर्ड, Yes, sir. फेस सेंटर्ड, एंड Unit सेंटर्ड, cell. And centered. और थर्ड वन क्या था? And centered. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, ये हमें पढ़ना है। एक्चुअल क्या होता है ना कि अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इस टाइप के जो लेटिस होंगे या सेल जो बनेंगे उसको सिंपल कहेंगे या प्रिमिटिव कहेंगे। लेकिन जो कॉर्नर के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल कह देंगे। मेरी बात ध्यान समझ में याद रहेगी कि मैंने क्या Yes, कहा sir. कि सिंपल में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर के साथ कहीं और एक पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि जो है सेंटर्ड यूनिट सेल कह देंगे। ओके, यहां तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम यही कहता है कि क्रिस्टल लैटिस क्या हो जाता है? इन 3 डायमेंशनल स्पेस, रेगुलर अरेंजमेंट एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल, each particle is depicted as a point is known as crystal lattice या space lattice कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, स्पेस लेटिस के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। The smallest geometrical portion of the crystal lattice which can be used repetitive unit to build the whole crystal is called unit cell। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि सिंपल यूनिट क्या होता है। मैंने बता दिया कि जहां सिर्फ और कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से रैंक से पूछा जाता है सिंपल यूनिट सेल
और इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रीमिटिव यूनिट। ओके, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि कैसा दिखता है, आप लोग भी बना सकते हैं, मतलब जब आपके कॉपी में बनाओगे तो देख सकते हैं, अभी आप मत बनाइए नहीं तो समय चले जाएगा। मैं क्यूब बनाने जा रहा हूँ, आप सभी को क्यूब बनाने आता होगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं। क्यूब में तीनों की तीनों साइड, सॉरी, जो है लेंथ, ब्रेथ और जो है हाइट तीनों बराबर होती है। आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये क्यूब है। अगर यस Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंपल यूनिट में मैंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होता है। तो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझाता हूँ कि कितना पार्ट यहाँ पे लाई करता है। ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है, वो अलग बात है कि परफेक्ट नहीं बना। ये क्या है, एक यूनिट सेल है, और जब भी होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? यूनिट सेल स्फेरिकल फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे Yes. बनाता हूँ Yes, यूनिट sir. सेल को। क्यों बना रहा हूँ? ताकि कि आपको जो है बेटर समझ में आए। अगर ये क्या होगा, ऐसा सर्कल तो होगा नहीं, एक स्पेयर होगा। स्पेयर जैसे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पार्टिकल्स वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? स्पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। Sphere. अब देखो, इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये तो नीचे वाला. बच जाएगा। बोलिए, ठीक है। अच्छा Yes, देखिए, sir. इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा कि यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, Yes, sir. अगर ये 3D स्ट्रक्चर है तो यानी कि क्या हो रहा होगा, आधे में से ये वाला पोर्शन जो है ये तो लाई नहीं कर रहा होगा, इधर वाला। ध्यान से देखिए, क्या ये वाला पार्ट लाई कर रहा है क्या? नहीं, हमने इसको आधा किया और फिर इसको भी हमने आधा कर दिया। अब हमारे पास जो बचा वो कुछ इस प्रकार से बचा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बचा होगा। अब देखिए, इसका भी तो एक कॉर्नर ही आ रहा होगा, बेसिकली ये वाला पार्ट आ रहा होगा। इसको हम आधा कर देते हैं तो ये वाला पोर्शन तो क्या आ रहा है क्या? नहीं, तो इसका भी आधा हो गया। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल का जो पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/2, 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6. 1/8 टोटल। ठीक है, यहाँ Yes, sir. मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कैसे मैंने 1/8 लेके आया? Yes, sir. मैंने कहा कि देखो ये स्पेयर है, मैंने इसको आधा करा तो मैंने आधा पार्ट लिया। फिर मैंने कहा इसका आधा का आधा, यानी कि ये वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा है। तो आ नहीं रहा है, तुमने कहा कि इसको और आधा कर दिए, और आधे के अंदर भी आधा आ गया, यानी कि ये वाला पोर्शन आया, तो हमने इसको क्या कर दिया, यानी कि जो है इस प्रकार से कर दिया। जो यानी कि जो है फाइनली हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? यानी कि 1/2, 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/8। अब देखो यहाँ पे कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। काउंट कर दिए इसको, 1, Yes, sir. 2, यस सर। 3, 8। 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो एक कॉर्नर पे कितना पार्ट आ रहा है? 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। यानी कि इसमें जो है यूनिट से, यानी कि जो कितने यूनिट एक बन रहा होगा, एक सिंपल जो है बन रहा होगा। दूसरा बात Yes, याद sir. रखिएगा कि इसका रैंक या पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर जो आपसे सिंपल यूनिट, अभी आपको याद मैं करा दूंगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे रैंक पूछा जाए सिंपल यूनिट सेल का या पर यूनिट सेल कितने पाए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 पाए। 1. ठीक है, 1 पाया जा रहा है। ओके, ये तो ठीक है, Yes. हमें समझ में आ गया सिंपल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/8 पाया जा रहा है, कितने पार्ट है? 8 है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। दूसरा हम बात करते हैं, इसकी हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड। नॉन हम बात करते हैं नॉन बॉडी सेंटर्ड यूनिट से। ध्यान से सुनिएगा, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है। फिर से हम लोग क्या करते हैं
एक क्यूब बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने Yes, कहा था कि जो सेंटर्ड होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे, साथ में कहीं और भी होंगे। सेंटर्ड में। हाँ, अब सेंटर यानी में। कि बॉडी में होगा, तो बॉडी में होगा तो हमने एक बॉडी में जो है क्या कर दिया, सेल रख दिया। ठीक है, एक तो यहाँ पे है कॉर्नर पे, और कहाँ पे, बॉडी पे भी है। तो आप मुझे बताइए कि जो इसका रैंक है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉर्नर के कारण है, Yes, sir. ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, कॉर्नर के कारण है। अब मुझे इसका रैंक निकालना होगा या यूनिट सेल निकालना होगा। ठीक है, सर 1 + 1 2। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे रैंक कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे कितना लाई कर रहा है, Sir, one atom. यानी कि 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। दूसरा, Yes, sir. आपको बॉडी में कितना पाया जा रहा है, पूरा का पूरा एक होगा, Sir, one. Yes, sir. यानी कि कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो जाएंगे 1 + 1 2. इक्वल टू 2। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड की जो रैंक है, ये यूनिट सेल है, वो कितना है, 2 यूनिट सेल से जो है क्या बना होगा, बॉडी सेंटर्ड जो है आपका बन जाएगा। सॉरी, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसको डायग्राम को जो है ना 3 पार्ट में करके बना देता हूँ, ताकि कि एक ही पेज में आ जाए, मैं बार बार ना बनाना पड़े। चीजें वही है, हमने जो है बॉडी के लिए पढ़ा था, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट से और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट से। यूनिट से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट से। ओके, तीनों के लिए डायग्राम बना देते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सा डायग्राम है। अच्छा, तीनों क्यूब सेम है, ऐसा नहीं समझिएगा कोई बड़ा छोटा हो गया तो सर ने जानबूझ के बना दिया, या Yes, किसी को sir. ज्यादा मान रहे हैं, बॉडी को ज्यादा मान रहे हैं, फेस को कम मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो आपको समझा दिया कि कॉर्नर पे तो सब में होंगे, क्योंकि सेंटर्ड है, तो यानी कि तो कॉर्नर तो होगा ही होगा, साथ में एक और पोजीशन होगा, फेस में। फेस में होगा, यानी कि कितने फेस है, 6 फेस है। देखिए ध्यान से, Yes, sir. एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक टॉप वाला, एक बॉटम वाला, एक मेरे सामने वाला, एक मेरे सामने के अपोजिट वाला, तो एक पीछे यहाँ एक यहाँ। और जितने भी ये जो फेस पे होते हैं ना, कितना पार्ट लाई करते हैं, 1/2, यानी कि 1/2। आधा होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, रैंक निकालेंगे, तो रैंक इक्वल टू, मैं पहले लिख देता हूँ, कॉर्नर पे कितने आइटम है, 1. Sir, one atom. 8 इंटू Into 8 8. इक्वल Into टू, और बॉडी में कितना है, Sir, 1/8 6. into 8 + 1 1/2. यानी कि कितना हो जाएगा, 2। Yes, अच्छा, यहाँ पे Yes, रैंक sir. निकालते हैं, तो रैंक यहाँ पे कॉर्नर पे कितने हो जाएंगे, Sir, one हो 1/8 जाएगी into corner 8 में। 1, यानी कि 1/8 इंटू 8 इक्वल टू + 1। 1/2 into 6. sir. हाँ, और मैंने कहा कि फेस पे जब लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, कि 1/2 1/2 पार्ट लाई करता है, 1/2 तो फेस पे कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 into 1/2 इंटू कितने फेस है, 6, तो यहाँ पे 6. कितना हो जाएंगे, 3। इसका रैंक कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। 4. ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी लाई कर रहा होगा, कॉर्नर है, तो यानी कि हाँ यहाँ सभी जगह होंगे। Yes. ओके,
ओके, अब इसका रैंक निकालते हैं। तो रैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे तो एक एक होंगे, यस सर। तो यहाँ पे Yes. कॉर्नर पे तो सब में एक होता ही है, यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इंड में। अब इंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो फेस के इंड पे होना चाहिए। यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे इधर ले लो, किसी बस एक फेस पे लेना इंड। ऐसा नहीं कि सभी पे लेना, नहीं। अगर से सभी पे लोगे तब कैसा हो जाएगा, फेस सेंटर्ड हो जाएगा। किसी भी एक फेस के इंड पे लिए, और आपको मैंने बताया कि इस पे कितना लाई कर रहा होगा, 1/2। 1/2. तो यहाँ पे जो फेस पे कितना, सॉरी एंड पे कितना लाई करेगा, 1/2 into 2. हाँ वेरी गुड, 1/2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। 1. यहाँ पे इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप हो सकता है कि आप भूल जाओ कि सर हम तो भूल जाते हैं, मुझे याद रखने की तरीका बताओ। तो हम आपको याद रखने का एक तरीका बताने का प्रयास करते हैं। यहीं पे एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, ये लिखते हैं। आपको मैंने पहला बताया यस सर। सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। इसकी रैंक क्या बताई, 1। 1. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, 2. 2. 4. यूनिट सेल 2. 2। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 3. 3. 4 4। सर। और 4. लास्ट में क्या होता है, एंड एंटर। सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसका कितना होता है, 2। एक और याद रख लीजिएगा, हेक्सा गोनर यूनिट सेल की जो रैंक है वो कितनी होती है, 6 होती है। चलिए अब याद रखने का तरीका देखते हैं। अब देखो सिंपल है तो सिंपल तो सभी को याद रह जाएगा कि भाई सिंपल है तो यानी कि 1 हो जाएगा, Yes. बहुत सिंपल है। अब देखो बॉडी यानी कि कितना है, बी जो अल्फाबेट के अनुसार से कितना आता है, 2 पे, दूसरे नंबर यानी पे. कि हो जाएगा 2। फेस यानी कि F4 होता है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4। एंड में कितने होते हैं, एक इधर होता है एक उधर होता है, तो 2 यानी कि 2। हेक्सा में कितने होते हैं, 6, यानी कि इसका जो है क्या हो जाएगा, रैंक आपको इस प्रकार से याद रखना, याद रह जाएगा। Yes sir. यस सर। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ फेस में कितने होते हैं, Sir, 4. आपसे पूछ लिया जाए एंड में कितने होते हैं, 2 सर। 2. 2। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए बॉडी में कितने होते हैं, 2 सर। आपसे पूछ लिया जाए हेक्सा में कितने होते हैं, सर 6. वेरी गुड। आपको याद रखना कि सिंपल में 1 होते हैं, बॉडी में क्या होते हैं, यानी कि बॉडी बी वर्ड है यानी कि सेकंड अल्फाबेट है तो यानी कि 2 हो जाएगा। फेस में एफ है यानी कि 4 होते हैं तो यानी कि 4 हो जाएगा। इंड में 2 वर्ड होते हैं यानी कि जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके रैंक कितने हैं, तो आप लोग आराम से जो है बता सकते हो या कितने यूनिट सेल है तो यानी कि आप बता सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा भी था प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर। और जबकि मैंने कहा था कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और एक पर्टिकुलरली किसी जगह पे प्रेजेंट होंगे। जैसे बॉडी में देखिए, सच अ यूनिट सेल कंटेन वन कांस्टेंट पार्टिकल एटम एट इज बॉडी सेंटर्ड बिसाइड द वंस दैट एट इट्स कॉर्नर, यानी कि जो है एक बॉडी में होगा और बाकी जो है कहाँ पे पाए जाएंगे, कॉर्नर पे पाए जाएंगे। फेस में क्या होगा, कॉर्नर पे और सभी के सभी फेस में पाए जाएंगे। एंड में क्या हो जाएगा कि जो है कॉर्नर और एक जो है पोजीशन यानी कि अपोजिट, यानी कि 2 अपोजिट फेस में क्या हो जाएंगे, पाए जाएंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंड सेंटर कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिंपल प्रिमिटिव है तो सभी के सभी कॉर्नर पे होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका अगर जब फेस है तो यानी कि सभी फेस पे होंगे, और अगर जब बॉडी सेंटर्ड है तो बीच में होगा, और एंड सेंटर्ड है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, तो सिंपल में 1 हो जाएगा, फेस में 4 हो जाएगा, बॉडी में 2 हो जाएगा, एंड में 2 हो जाएगा, और हेक्सागोनल में कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब ये वाला जो है ना पोर्शन आपको याद रखना है। अब ये जो है ना बच्चों को इतना कंफ्यूज करता है कि सर हमने आज याद करते हैं, रात में याद करते हैं, दिन में भूल जाते हैं। अब मैं आपको याद रखने की तरीका बता रहा हूँ, आप नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके, मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को याद ऐसा चीजें बताया जाए जिससे कि आपको कम मेहनत करना पड़े। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो आप लोग को दिक्कत होगा क्योंकि बाकी ओके चलिए। तो आप सभी को मैंने क्यूब बताया कि क्यूब में क्या होता है कि सभी की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ।
ठीक है, बोलिए क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बता दीजिए। ए इक्वल टू No, बी इक्वल टू सी। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल भी जो होगा वो एंगल हम अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में लेते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये सभी के सभी कितने हो जाते हैं 90 हो जाते हैं। चिंता मत करिए, 2 मिनट 3 मिनट के बाद आप खुद कहोगे अरे सर बड़ा आसान है। फिर हम क्या करते हैं एक एक साइड को, मैं इसीलिए ऐसा लिखा, देखो मैंने बुक में जैसा लिखा वैसा नहीं लिखा, उन्होंने क्यूबिक लिखा फिर टेट्रागोनल के बाद जो है ऑर्थोरोम्बिक, नहीं हमने देखो क्यूबिक का टेट्रागोनल के बाद जो है चीजें को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक हमने जो इस प्रकार से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, बोलिए। यस सर, क्या कर दिया? 90। हाँ 90। अब हम क्या करते हैं ऑर्थो में तीनों साइड को यानी कि एक एक को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो ये बराबर होगा ना ये बराबर होगा, 90 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90। 90। ओके, अब जब ये साइड बराबर नहीं है तो उधर वाले को क्या करेंगे, बराबर नहीं करेंगे। यस सर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। ओके, समझाएंगे और भी बहुत सारी चीजें ट्रिक है। अब ट्राई क्लिनिक आ गया भाई, ना तो यहाँ साइड बराबर होगा ना एंगल बराबर होगा, तो ना तो अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ना ही क्या होगा अल्फा गामा बीटा नॉट इक्वल टू 90। ओके, अब हेक्सागोनल में क्या हो जाता है ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या हो जाता है गामा एंड बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाता है ये तीनों तो बराबर हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाता है गामा, हाँ बोलिए। सर इसमें आपने अल्फा लिखा है ना इज इक्वल टू 120, सर इसमें आएगा गामा, और आपने उल्टा लिखा है। हेक्सागोनल में यस सर, जहाँ पे गामा है ना वहाँ पे अल्फा आएगा, और जहाँ पे आपने अल्फा लिखा है वहाँ पे गामा आएगा। रोम्बोहेड्रल में गामा होता है बेटा, यहाँ देखो रोम्बोहेड्रल में गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। सर ऊपर भी तो गामा ही लिखा है। सॉरी सही, यस सर, यहाँ पे भी गामा होगा। ओके, और वहाँ पे अल्फा होगा जहाँ पे आपने गामा लिखा है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रोम्बोहेड्रल में ए नॉट इक्वल ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा, दो चीज सेम हो गया क्या? सर गामा दो। आपने अल्फा नहीं गाम बीटा लिखा है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्फा जो है वो क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू 90 हो जाता है गामा, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या था रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ओके, या सीधे सीधे ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर, हाँ बोलिए। नो सर। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको याद रखने की तरीका को। अब ये तो हमने एक छोटा सा तरीका बताया, अब आपको कैसे याद रखना है इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि वर्ड को एक्सप्लेन जगह बना सके। ठीक है, तो देखो सीयू से क्या हो जाएगा क्यूब। क्यूबिक, क्यूबिक। टीई से क्या हो जाएगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। गोनल, यस सर। और ओ आर से क्या हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। हाँ, ऑर्थो और रोम्बिक, यस सर। और एमओ से क्या हो जाएगा
Monoclinic. मोनोक्लिनिक। और टी से क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक। Triclinic. और एच ई से क्या हो जाएगा? Yes, sir. हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। ठीक है। आर से क्या हो जाएगा? रोम्बो। रोम्बो। Rhombohedral. आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना। इस सीक्वेंस में अगर ये याद रखते हो तो हमने कहा क्या कि एक एक साइड को पहले तीनों को जो है क्या करेंगे, जो है अनइक्वल करेंगे। यानी कि क्यूबिक में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है। ठीक है। और टेट्रागोनल में क्या हो जाता है कि एक साइड को हमने कम कर दिया। यहाँ तक जब हम पहले साइड को कम करेंगे फिर जो है क्या करेंगे, एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, यानी कि नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ओके। फिर ऑर्थो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा जो है इस तीनों साइड को जो हम क्या कर देंगे, बराबर नहीं करेंगे। यानी कि ना तो ए बराबर होगा, ना बी बराबर होगा, ना सी बराबर होगा। मोनोक्लिनिक में क्या हो जाता है कि अब सारे की सारी साइड तो अनइक्वल हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब एंगल को अनइक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि एक एंगल को जो है अनइक्वल किया। आप यहाँ पे याद रखना कि कौन से एंगल को अनइक्वल करना है। माँ जो है ना बेटा के साथ रहती है, यानी कि बीटा के साथ। माँ जब आएगा तो याद रखना कि बीटा जो है 90 डिग्री नहीं होगा। याद रहेगा, माँ जब आती है तो क्या कहेंगे, बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री Yes, नहीं sir. होगा। ट्राई क्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है। इस बात को याद रखना। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है कि कुछ भी बराबर नहीं होता है। ट्राई मतलब क्या होता है, तीनों। क्लिनिक मतलब होता है कोई भी जो है बराबर नहीं है। ऐसा होता नहीं है, आपको बस याद रखने की बता। ट्राई क्लिनिक का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर कुछ भी बराबर ना हो, ना साइड बराबर हो, ना एंगल बराबर हो, उस टाइप को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्राई क्लिनिक कर देते हैं। आप इसको बार बार बोलिएगा। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, कुछ भी बराबर नहीं होता है। आपको याद रखना है, क्यूबिक में क्या करना है, पहले तीन साइड को बराबर नहीं करना है, फिर जो है तीसरे के बाद जो चौथे पे हमें क्या करना है, एक साइड को बराबर नहीं करना है। और ट्राई क्लिनिक में जो है कुछ भी बराबर नहीं होता है। और हेक्सागोनल में क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक साइड जो है बराबर नहीं होते, दो साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बीटा या अल्फा और बीटा जो होते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, बुक में ऐसे लिखा होगा, अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या हो जाता है 90 डिग्री। बट गामा जो हो जाता है वो क्या होता है 120 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ना तो अल्फा और बीटा गामा तीनों के तीनों जो है 90 डिग्री नहीं होते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, रोम्बोहेड्रल करते हैं, लेकिन इसकी साइड जो है बराबर होती है। ओके, तो क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा याद रहा? Yes, sir. Yes, sir. अब एक दो बार जो ना घर पे जाने के बाद इस ट्रिक का यूज करना और अपने से लिखने का प्रयास करना। बस याद रखना कि तीन जगह पे आपको याद रखना है। एक मोनोक्लिनिक में बीटा जो है, बेटा जो है बराबर नहीं होता माँ के साथ। और फिर गामा हेक्सागोनल में याद रखना कि जो गामा की वैल्यू है वो 120 डिग्री होती है। और जो लास्ट में रोम्बोहेड्रल में होता है, यानी कि क्या हो जाता है कि एंगल जो होता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है तीनों के तीनों। ओके, अब इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा चीजें जो है याद रखना। एक बार जो है ट्राई करोगे घर पे तो चीजें याद हो जाएगी। मैंने फिर भी आप लोगों को काफी हेल्प करने का प्रयास किया जिससे कि आप लोगों को याद हो सके। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ना कुछ याद रखने लेटिस के बारे में, कि कौन कौन से लेटिस होते हैं, उसको कैसे याद रखिएगा। जो क्यूबिक होता है ना, उसमें याद रखिएगा NaCl आपसे बार बार पूछा जाएगा कि NaCl जो होता है वो कैसा होता है, क्यूबिक यूनिट सेल करता है। जिंक ब्लेंडेड भी क्या होता है, क्यूबिक होता है। एंड कॉपर, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में जो आपके कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, NaCl, जिंक ब्लेंडेड एंड कॉपर जो है क्या होता है, यानी कि आता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, व्हाइट टीन, SnO2, TiO2, CaSO4, ये जो है टेट्रागोनल क्या करते हैं, शो करते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसको भी क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। यानी कि रोम्बिक सल्फर जो होता है वो क्या हो जाता है आपका जो है ऑर्थोरोम्बिक शो करता है। और पोटासियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट भी शो करता है। हेक्सागोनल कौन कौन शो करता है, ग्रेफाइट याद रखिएगा। और ZnO एंड CDS यानी कि क्या होता है, ग्रेफाइट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं स्टार मार रहा हूँ उसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में आपको एक याद रखना है, सिनेबार और यहाँ पे HGS, ये जो होते हैं कैसा शो करते हैं, आपका जो है रोम्बोहेड्रल जो है शो करते हैं। मोनोक्लिनिक कौन शो करते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लू विट्रॉल यानी कि कॉपर सल्फेट जो है। और 5H2 जो है कैसा शो करते हैं, ट्राइक्लिनिक। और इनका जो है स्ट्रक्चर कैसा कौन सा दिखता है, देखो ट्राइक्लिनिक जिसका कुछ भी बराबर नहीं होता है तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, जिनकी जो साइड तो क्या हो जाती है, बराबर नहीं होती है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, तो इस प्रकार से दिखता है। ऑर्थोरोम्बिक जो है किस प्रकार से दिखता है, वो इस प्रकार से दिखता है।
ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है पॉइंट समझ में आ गए। एक क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ, यानी कि तीनों साइड बराबर है नहीं है और उसका एक एंगल जो है एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ट्राइक्लिनिक, क्या हो जाएगा? मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल में तो एक एंगल जो है 120 डिग्री होता है, करा ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। आपको मैंने कहा था क्यूब में सभी के सभी बराबर होंगे, फिर हमने कहा था टेट्रागोनल में एक साइड बराबर नहीं होगा, फिर मैंने कहा था ऑर्थोरोम्बिक में तीनों के तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, मोनोक्लिनिक में कहा था कि तीनों साइड बराबर नहीं होंगे और एक एंगल भी जो है यानी कि क्या हो जाएगा आपका जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं, जिस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। अब यहाँ पे देखिए मोनोक्लिनिक में कहा है हमारा मोनोक्लिनिक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो है ए और बी जो है क्या है यानी कि तीनों के साइड बराबर नहीं है, और सॉरी यहाँ पे क्या करेगा क्वेश्चन देते हैं ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90, अच्छा सॉरी ऑल एक्सियल है तो यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में दो एंगल 90 डिग्री होंगे, यहाँ पे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, ये 2019 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आपने बना दिया। ओके, अब हम बात करते हैं रेडियस के, कि यहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक तो आपको दो बातें अभी याद रखनी है, एक रैंक याद रखना है और किसमें जो है कितना अल्फा बीटा गामा कितना जो होता है एंगल किसका बराबर होता है, ये वाला, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट। तीसरा हम बात करते हैं रेडियस की, हम आपको अलग अलग तरीके से रेडियस निकाल के भी सिखाते हैं। ओके, हम पहला बात करते हैं रेडियस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी स्पेरिकल है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड जो है आउटरमोस्ट सर्कमफेरेंस को जो हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेडियस कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। हम निकालते हैं अलग अलग यूनिट सेल का जो हम लोग क्या कह देते हैं जो है निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल यूनिट सेल का रेडियस। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेडियस निकाल रहे हैं किसका? सिंपल यूनिट सेल का निकाल रहे हैं। और आप लोगों को पता है सिंपल यूनिट सेल कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। यस सर। मान लीजिए ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका रेडियस निकालते, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, दो सेल रख दिया, दो यूनिट रख दिया, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन आप समझ जाना कि दोनों सिमिलर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाने में जो है रेडियस, इस डिस्टेंस यहां से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? आर कहेंगे। बोलिए, यही तो डिस्टेंस हमने बताया था, सेंटर से जो है आउटरमोस्ट, ये कितना हो जाएगा? आर। ये भी आर होगा, वो अलग बात है, बड़ा छोटा बन रहा होगा, लेकिन ये भी तो आर ही होगा, क्योंकि जब भी बन रहा होगा तो वो तो ऐसा नहीं हो कि कोई बड़े से बन रहा होगा कोई छोटे से बन रहा होगा, सिमिलर टाइप से बन रहा होगा। यहाँ बनाने में दिक्कत आ रही है इसलिए ये आर हो गया। अच्छा मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ए है, क्यूब लिए हैं तो क्यूब की सभी साइड क्या होती? बराबर होती है। क्या ये ए इक्वल टू में 2r लिख सकता हूँ? यस सर। यस, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/a। a बाई 2। यानी कि आपके पास क्या होगा, अगर जो सिंपल यूनिट सेल दिया हो, रेडियस निकालना हो, तो आप सिंपली क्या कर देना, एज लेंथ क्यूब लेंथ का क्या कर देना, जो है हाफ कर देना, आपका जो है रेडियस निकल जाएगा। बोलिए क्या इतनी सी बात याद रहेगी? यस सर, ओके, सर। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसके जो ना क्वेश्चन जब आएंगे ना तो वो बड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वो क्या करेगा कि आपको एज लेंथ दे देगा और आपसे पूछ देगा कि यूनिट का जो है, यूनिट सेल का जो है आप बताओ उसका जो है रेडियस कितना होगा, वो कितना एरिया जो है ऑक्युपाई कर रहा है। तो फिर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड आपके पास कौन सा है? हम बात करते हैं
हम पहले बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड की। ये थोड़ा सा आसान है, आसान तो तीनों है। फेस सेंटर्ड यूनिट से, ओके। यस सर। अब यहाँ पे हम जो इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर से क्यूब बनाते हैं कि रिलेशन निकाल रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं किसके किसके, क्यूब एंड जो है यूनिट सेल के बीच का जो है रिलेशन निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से बना दिया। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो रिवाइज करके जरूर आना, कुछ क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, तो क्योंकि आप लोग Yes, ज्यादा अच्छे से समझ सके। ओके, ये क्यूब है। अच्छा देखिए, फेज का मतलब क्या होगा, ध्यान से सर वो देखिए कि एक तो कॉर्नर पे पाया जा रहा होगा, यस सर। एक फेस में पाया जा रहा होगा, इस बॉडी के बीचों बीच, इस बॉडी को मैं बना रहा हूँ, Yes. Yes, sir. और एक यहाँ पाया जा रहा होगा। Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखिए, यहां से, ओहो, डायग्राम कैसा गलत हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो अरे क्या हो रहा है, क्यों है आज हाथ चल रहा है। चलिए ठीक है, अब काम चलाने मान हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस आर होगा, इसके अंदर ये डायमीटर से पास हो रहा है, ये समझ जाना कि डायमीटर से पास हो रहा है। तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि पूरा सर्कल है। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना दूं, कुछ इस प्रकार से दिख रहा हो। Yes, sir. थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि मुझे रिलेशन कुछ देखिए, कुछ इस प्रकार से। ये ए है, ये ए है, और ये कितना है, 4r है। और 4R। अच्छा मैं इसी चीज को ऐसा बना देता हूँ, ये ए है, ये ए है, ये 4r है। और आप लोगों को Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से पता होगा, हाइपोटेनस जो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4r। आर स्क्वायर, यानी कि 16r स्क्वायर लिख दूं। यस सर। यहाँ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर। क्या मैं आर स्क्वायर या 2 से घटा दीजिए, हाँ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/2। यानी कि जो कितना हो जाएगा 1/8 स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कटा दोगे तो 1/8 इधर आ जाएगा। ओके, समझ, ऐसा नहीं समझ में आया तो मैं देखो फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 आर स्क्वायर है तो ये 16 इधर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय 16। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a 1 बाय 8 हो जाएगा, 2 से 8 कटा दीजिए। वही मैंने कहा था, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय 2√2। अगर जब आपसे रिलेशन कहा जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेडियस इक्वल टू a बाय 2√2 हो जाएगा। बोलिए क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, बता दीजिए। No, sir. अब हम बात करते हैं, भी आपको याद भी रखेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी हम पहले बता दे रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। हमारे पास क्या क्या पढ़ लिए, फेस पढ़ लिए, ओके। अब हमारे पास बढ़ता बॉडी सेंटर। मैं सीधे सीधे भी लिख के दिखा सकता था, लेकिन आपको समझने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी जब मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो अगर मैं सीधे दिखा देता तो आप लोगों को मे भी हो सकता था दिक्कत होगी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट से, और आपको याद रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, तो आप लोगों को ये सब चीजें बताना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे एक क्यूब बना रहा हूं। यस सर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब है कि बीचों बीच होगा। यस सर। यहाँ पे देखिए, एक ऐसा होगा, एक बिल्कुल बीच में होगा। पिछली बार साइड पे था, नहीं इस बार साइड पे नहीं है, इस बार क्या है, बीच में है। और एक यहाँ होगा। Yes, sir. अगर जब मैं इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ ले जाऊं
तो कुछ इस प्रकार से होगा, बोलिए। Yes. ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, r, ये r, ये भी r और ये भी r। यस मुझे बताइए कि मैं यहां से अगर यहां जाना चाहूं, यहां से अगर मैं यहां जाना चाहूं तो मैं कैसे चलूंगा, यहां पहले जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा और फिर कहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा। इसका मतलब है कि कैसे ट्रेवल करेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर का स्क्वायर। बोले क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस क्यों, क्योंकि हम पहले ए स्क्वायर इधर चलेंगे, फिर ए स्क्वायर इधर और यहाँ पे इस प्रकार से चलेंगे। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि घर के बीच में एक स्पेयर रखा हुआ है, एक उस कॉर्नर में होगा, एक इस कॉर्नर में होगा, तो हम चलेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे जो है क्या होगा, फिर जो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि इस प्रकार से चलेंगे। आप बीच में रख लो और एक कॉर्नर पे हो और दूसरे कॉर्नर पे जाना है, तो आपको इस प्रकार से जो है क्या होगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर बाय 4r. अब यहाँ पे मैं r स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 3a बाय 16 by 16r square. r स्क्वायर इधर ले लिए, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a बाय 4 हो जाएगा। बोलिए क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? No, sir. थोड़ा सा ना, हाँ बोलिए, No, sir. इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, sir. अब अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपके सामने दोनों को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं कैसे चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए r इक्वल टू मेरे पास है a 2/√2, यही तो है। इसको मैं Yes, क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों से अगर बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √4. ऊपर में a है। तो यार रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आपके पास जो तीनों का जो फॉर्मूला बनता है सिंपल यूनिट के लिए जो बनेगा, सिंपल यूनिट सेल a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2. r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2r लिख दो कोई दिक्कत नहीं, r इक्वल बाय या a इक्वल टू 2r लिख दो, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर Yes, हमने sir. कहा फेस सेंटर्ड, A by 2 Under 2. वेरी गुड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, r इक्वल टू यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 2. a डिवाइडेड बाय 4. और बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, √3 Under 2. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या हो जाएगा, R r इक्वल टू √3 a बाय, by मैं अगर इसको ऐसा लिखता, आप चाहो तो क्या लिख सकते थे, r इक्वल टू a √2 under ठीक है, ऐसा लिखते तो चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता। अब देखिए और चीज सुनिए, अब हमने क्या करा कि इसको इस प्रकार से लिखा तो क्या होगा, देखो बॉडी बड़ा है तो ऊपर में 3 आएगा, फेस छोटा है तो यानी कि क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों रूट में आएंगे, √2 √3 में भी हो सकता है, आप कहीं भूल जाओ, आपको याद रहे a बाय 4 होता है दोनों में, और यहाँ पे जो क्योंकि सिंपल तो आप भूलोगे नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, यानी कि दोनों साइड में एक एक होते हैं, तो यानी कि a इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे a बाय 2 हो जाएगा। जनरली बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में वो क्या कर देते हैं, r इक्वल टू √2 a बाय 4 कर देते हैं या √3 a बाय 4 कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज ना करके आपके लिए सिंपल बना दिया ताकि कि आप क्या कर सको, आसानी से इसको याद रख सको। अब जैसे ही आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो फेस सेंटर्ड का यानी कि ना छोटा होता है तो यानी कि √2 होगा, अच्छा बॉडी यानी कि बॉडी बड़ी होती है तो यानी कि क्या आ जाएगा, तो √3 बाय 4 आ जाएगा। तो क्या आप इस प्रकार से इन सब चीजों को याद रख सकते हो? Yes, sir. Okay. अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कि आप लोगों को इससे रिलेटेड समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा
कि वो क्या कहेगा कि कोई यूनिट सेल है, उसका रेडियस ए है, तो बताओ उस क्यूब का जो है क्या होगा, जो है एरिया लेंथ क्या होगा क्यूब का, जो है साइड पूछते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए जो है क्या होंगे, आपको जो है क्लासेस में, जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं।